हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मैंने जितने भी वीडियोस अब तक अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किए हैं आप सभी को पसंद आए होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिसर्टेशन क्या होता है और डिसर्टेशन राइटिंग के विषय में बात करूंगी। आज मैं आप लोगों से इस वीडियो में डिसर्टेशन के विषय में बात करूंगी कि डिसर्टेशन होता क्या है और ये किनके लिए आवश्यक है डिसर्टेशन राइटिंग करना, और डिसर्टेशन का क्या महत्व है, इसे किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, इसका लिखने का तरीका क्या है, इसके विषय में मैं आप लोगों से आज के इस वीडियो में चर्चा करूंगी। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से कहा कि डिसर्टेशन राइटिंग के विषय में मैं आप लोगों से आज के इस वीडियो में चर्चा करूंगी। सर्वप्रथम हम यहाँ पे ये देखेंगे कि डिसर्टेशन राइटिंग होता क्या है, डिसर्टेशन राइटिंग क्यों की जाती है और डिसर्टेशन राइटिंग कैसे किया जाता है, इसकी चर्चा मैं आप लोगों से इस वीडियो में करूंगी। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा, इस वीडियो में मैं डिसर्टेशन राइटिंग के विषय में बात करूंगी। यदि डिसर्टेशन राइटिंग के विषय में हम बात करते हैं तो ये पीएचडी जो करने वाले रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके लिए, जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तथा जो यूजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आवश्यक है, क्योंकि जो पीएचडी करने वाले हैं, जो डॉक्टरेट की डिग्री या उपाधि हासिल करने के इच्छुक होते हैं, उनके द्वारा भी पीएचडी के दौरान डिसर्टेशन राइटिंग या थीसिस राइटिंग की जाती है, जिसके आधार पे उन्हें पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त होती है। साथ ही साथ यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी डिसर्टेशन राइटिंग जो है वो आवश्यक कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं वो इच्छुक हैं अपना करियर बनाने के लिए उच्च शिक्षा में, तो इसीलिए उन्हें एक कहा जा सकता है कि ट्रेनिंग ग्राउंड की जैसा, कि जब वो पीजी कंप्लीट करके पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेंगे तो किस प्रकार से एक थीसिस लिखी जाती है, उनको एक अनुमान इसका पूर्व में ही रहे, ताकि आगे चल करके पीएचडी करने में उन्हें परेशानी न हो। यहाँ पे जो यूजी के स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा भी डिसर्टेशन राइटिंग एक प्रकार से की जाती है, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में हम ये देखते हैं कि जो यूजी के स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा भी एक प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट करना होता है अपने एक सेमेस्टर में, जब वो ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करते हैं। यदि हम डिसर्टेशन के विषय में बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमें ये जानना होगा कि ये है क्या, दूसरा कि डिसर्टेशन राइटिंग क्यों किया जाता है और डिसर्टेशन राइटिंग करने से हमें नई जानकारी प्राप्त होती है, इसकी चर्चा मैं आप लोगों से आज के इस वीडियो में करूंगी। फर्स्ट यहाँ पे कि डिसर्टेशन राइटिंग है क्या, तो इसके विषय में मैं यहाँ पे आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि डिसर्टेशन राइटिंग एक प्रकार से एक नई खोज होती है किसी भी टॉपिक पे, जिसके विषय में हम सिलसिलेवार लिखते हैं तरीके से। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिसको फॉलो करते हुए हमें पूरा डिसर्टेशन राइटिंग करना होता है। डिसर्टेशन राइटिंग का उद्देश्य ही ये होता है कि किसी भी चीज का या नए विषय के बारे में हम बात करने जा रहे हैं तो उसको किस प्रकार से लिखा जाए, उस विषय के बारे में अधिक से अधिक जानकारी किस प्रकार से इकट्ठा की जाए, इसको हम डिसर्टेशन राइटिंग यहाँ पे कह सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे यदि हम बात करें कि डिसर्टेशन राइटिंग क्यों की जाती है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा, डिसर्टेशन राइटिंग पीएचडी डिग्री के उपाधि के हासिल करने के लिए भी लिखा जाता है, साथ ही साथ जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि एक उन्हें यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है या उन्हें सिखाया जाता है कि आखिर में जब थीसिस राइटिंग होता है तो वो किस प्रकार से किया जाता है, और नए किसी भी जानकारी की खोज के लिए भी हम डिसर्टेशन राइटिंग करते हैं। यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जो डिसर्टेशन राइटिंग होता है वो एक प्रकार से मिनी थीसिस के जैसा होता है। जो थीसिस किसी भी पीएचडी स्कॉलर के द्वारा लिखी जाती है पीएचडी की डिग्री हासिल करने के लिए, उसी का एक छोटा रूपांतर रूप में कहा जा सकता है यहाँ पे, या फिर उसे मिनी थीसिस भी कहा जा सकता है। और यहाँ पे जो पीजी के स्टूडेंट्स के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो डिसर्टेशन राइटिंग के द्वारा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक उन्हें सिखाया जाता है या उन्हें जानकारी दी जाती है कि आगे चल करके अगर वो पीएचडी करते हैं तो थीसिस राइटिंग किस प्रकार से की जा सकती है, इसका उन्हें पहले से ही एक अनुमान हो या अंदाजा हो, अब वो सीखे हुए हो कि किस प्रकार से डिसर्टेशन राइटिंग या थीसिस राइटिंग की जा सकती है, और आगे उन्हें पीएचडी जब कर रहे हो तो उसमें उन्हें परेशानी भी न हो। डिसर्टेशन राइटिंग एक प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं, माना यह जा सकता है कि उनके लिए एक जिज्ञासु होना बहुत आवश्यक है, उनमें एक होना चाहिए जागरूकता रिसर्च वर्क के तरफ, और इसी उद्देश्य से उनसे डिसर्टेशन राइटिंग भी करवाया जाता है।
आगे जब हम बात करते हैं डिसर्टेशन राइटिंग के विषय में, तो सबसे पहला जो पड़ाव आता है या किस विषय में सबसे पहले हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो विषय का चुनाव होता है या टॉपिक का चुनाव, ये सबसे आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसी के आधार पे हम अपने काम को डिसर्टेशन वर्क से संबंधित उसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो विषय का जो चुनाव होता है वो ही बिल्कुल सही प्रकार से किया जाना चाहिए। सबसे पहला तो यहाँ पे ये हमें ध्यान रखना होगा कि जो विषय का हम चुनाव कर रहे हैं वो मेरे इच्छा अनुसार हो, जिस दिशा में हम और अधिक जानने के इच्छुक हो या जिज्ञासु हो, उसी विषय का चुनाव करना चाहिए, ताकि आगे जब हम थीसिस राइटिंग या डिसर्टेशन राइटिंग कर रहे हैं तो हमारा जो एक इंटरेस्ट है वो बना रहे। और विषय का चुनाव जब भी हम करते हैं बहुत सतर्कता पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा जो विस्तार क्षेत्र है उसको भी दर्शाने का काम करता है। तो यहाँ पे ये समझा जा सकता है कि जो विषय का चुनाव ही है वो सबसे पहला हम कह सकते हैं कि आधार स्तंभ भी होता है डिसर्टेशन राइटिंग का। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि आपके विषय को ही पढ़े डिसर्टेशन का, तो उसको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि आपका काम किस दिशा में हुआ है। तो यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि जो विषय का चुनाव है या जो टॉपिक है वो आपके डिसर्टेशन राइटिंग को एक दिशा प्रदान करने वाला भी होता है। यदि टॉपिक का चुनाव सही प्रकार से नहीं किया गया हो, या वो स्पष्ट अगर नहीं है, या उसे सीमित अगर नहीं रखा गया, तो इस स्थिति में हमें यह देखने को मिलता है कि जो डिसर्टेशन राइटिंग है वो डायरेक्शनल नहीं होता है, वो यूनिडायरेक्शनल कभी भी नहीं हो सकता है। वो आप रास्ते से भटकेंगे ही भटकेंगे आगे जा करके, और कभी भी एक सही दिशा में कहा जा सकता है कि डिसर्टेशन राइटिंग को हम अपना आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और यदि हम सही दिशा में प्रारंभ से ही अगर नहीं चलेंगे तो डिसर्टेशन राइटिंग करना या थीसिस राइटिंग करना बहुत ही यहाँ पे असंभव कार्य ही प्रतीत होता है। अब मैं आप लोगों से बात करूंगी कि आखिर में जो भूमिका है या इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है वो किस प्रकार से लिखा जाता है। डिसर्टेशन राइटिंग में जो फर्स्ट आपका अध्याय होता है या चैप्टर होता है वो भूमिका का ही रहता है। इसमें सबसे पहले आपके द्वारा यह लिखा जाना चाहिए कि जो विषय का आपने चुनाव किया है वो चुनाव क्यों किया है, आपके इंटरेस्ट एरिया को वो किस प्रकार से दर्शाने का कार्य करता है। इसकी चर्चा सबसे पहले हम लोगों को भूमिका के चैप्टर में करना होता है। दूसरा कि जो विषय है आपका वो बिल्कुल यह दर्शाना चाहिए कि आपका विस्तार क्षेत्र क्या है, और उसके बारे में आपको लिखना भी होगा इंट्रोडक्शन के चैप्टर में या भूमिका में कि जो विषय का आपने चुनाव किया है उसका विस्तार क्षेत्र क्या है। विस्तार क्षेत्र का अर्थ है कि आप किस काल के विषय में बात कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति के विषय में आप बात कर रहे हैं या उस पर अध्ययन कर रहे हैं या डिसर्टेशन राइटिंग कर रहे हैं, तो आप समग्र रूप से उसमें किन किन बातों की आप चर्चा करेंगे, आपके पास में कौन कौन सी जानकारी है, इसका उल्लेख आप लोगों को भूमिका के चैप्टर में करना होगा। साथ ही साथ क्योंकि जो हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें यहाँ पे ध्यान देना होगा कि कभी भी हिस्ट्री राइटिंग बिना सोर्सेज के पॉसिबल नहीं है, और जब भी हम सोर्सेज का चुनाव करते हैं तो उसको हम लोगों को उल्लेख करना होता है उसका कि आप किस सोर्सेज से, कहाँ से आपने इसके विषय में लिखा है, जो आपके पास जानकारी है। तो कोई भी चैप्टर हो या आपका वो भूमिका हो या अन्य अध्याय हो, लगातार उसको आपको संदर्भित करना है। इसका अर्थ ये है कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप कोई भी एक चैप्टर लिख रहे हैं जिसमें आप किसी भी एक ऑथर के विषय में जहां आपने पढ़ा और आपको जानकारी मिली और उसका उल्लेख आप अपने अध्याय में कर रहे हैं, तो उसे आपको संदर्भ सूची में डालना होगा कि आप किस ऑथर के किस किताब से वहां पे उल्लेख कर रहे हैं अपने चैप्टर में, और उसको आपको दर्शाना होगा नंबरिंग के साथ में, या जिसे हम कंटिन्यूअस रेफरेंसिंग करते हैं, और उसी को आपको संदर्भ सूची में भी मेंशन करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है भूमिका के लिखने के दौरान में आप लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि जिस भी विषय में आप लिख रहे हैं, जो पहले की स्थिति है या वो काल हो या व्यक्ति हो, किसी भी काल के विषय में यदि आप लिख रहे हैं या किसी भी संदर्भ में लिख रहे हैं, तो उसके पहले की स्थिति क्या रही है और बाद में कौन सी स्थिति है, उसका भी उल्लेख आपको भूमिका के चैप्टर में करना होगा। साथ ही साथ जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि हिस्ट्री स्पेशली अगर आपका विषय है, वहां पे लिटरेचर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जिन जिन ऑथर्स का आप लोगों ने मदद ली है, जिनके आधार पे आपने अपना कार्य किया है या डिसर्टेशन वर्क किया है, जहां से बहुत अधिक जानकारी प्राप्त हुई है,
उनका उल्लेख करते हुए भूमिका में आपको ये बताना होगा कि किन किन ऑथर्स के वर्क को या किन पुस्तकों के वर्क को आपने अपने डिसर्टेशन वर्क में इंक्लूड किया है या उनसे मदद ली है, कौन कौन से एरियाज की आपको जानकारी मिली है उस पर्टिकुलर साहित्य से, उसकी चर्चा करनी होगी और आपने किस आधार पे इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है, जिसे हम साहित्यिक पूर्वालोकन भी कहते हैं। तो इसकी चर्चा जो है वो भी हमें भूमिका या इंट्रोडक्शन की चैप्टर में करनी होती है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ये भी है कि जब भी हम कोई भी शोध कार्य करने निकलते हैं, या वो पीएचडी राइटिंग हो या डिसर्टेशन राइटिंग हो, वो कोई भी मेथोडोलॉजी के बिना तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे जो शोध प्रविधि या जो मेथोडोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये लिखना होगा भूमिका के चैप्टर में कि शोध प्रविधि जो है आपने कौन सी अपनाई है अपने डिसर्टेशन वर्क के लिए, और शोध प्रविधि आपने जो जो अपनाई है वो किस आधार पे आपने सिर्फ वही मेथोडोलॉजी को अपनाया है और उसी के आधार पे आपने क्यों कार्य किया है, इसकी चर्चा विस्तार पूर्वक भूमिका के चैप्टर में करनी होगी। भूमिका के बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कार्य होता है किसी भी शोधकर्ता के लिए, वो होता है अध्यायीकरण का या चैप्टराइजेशन का। यह सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है किसी भी शोधकर्ता के लिए, क्योंकि अध्याय ही जो है वो आपको बताता है कि किस दिशा में डिसर्टेशन वर्क या पीएचडी राइटिंग को ले जाना है। अध्याय का जो निर्धारण होता है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, या फिर यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि जिन अध्यायों का हम निर्माण कर रहे हैं उसका बहुत सोच समझ करके निर्धारण करना चाहिए, उसका नामकरण करना चाहिए, क्योंकि पूरा जो डिसर्टेशन राइटिंग है वो उसी के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। यहाँ पे एक और विशेष जो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है वह यह है कि जो विषय का चुनाव किया गया है किसी भी शोधार्थी के द्वारा, उसी के अनुसार अध्यायों का निर्माण भी किया जाना चाहिए। तो जो चैप्टराइजेशन होता है वो बिल्कुल उसको दर्शाना चाहिए कि आपने जो विषय का चुनाव किया है डिसर्टेशन वर्क के लिए वो क्यों किया है, वो चैप्टर्स को देख करके ही समझ में आ जाना चाहिए। सबसे अच्छा अध्यायीकरण उसे ही माना जाता है यदि अध्यायों का जो निर्माण है वह 3 से अगर 4 हो तो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ये विषय जो है उसको सीमित भी रखता है। कार्य जो योजना आपका है उसको भी एक प्रकार से यहाँ डिफाइन करने का यह काम करता है। जो रिसर्च डिजाइन है किसी भी शोधकर्ता का उसको भी जो अध्यायीकरण है वह दर्शाने का काम करता है। जितने भी चैप्टर्स का निर्माण या अध्याय का निर्माण शोधकर्ता के द्वारा किया गया है वो लगातार संदर्भित होना चाहिए, और प्रत्येक अध्याय के बाद में संदर्भ सूची होना आवश्यक है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी कहा कि जितने भी अध्याय हैं उसको लगातार संदर्भित होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि प्रत्येक अध्याय के बाद में भी संदर्भ सूची का लिखा जाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। फाइनली जो मोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेज है डिसर्टेशन राइटिंग का वो होता है उपसंहार का या कंक्लूजन राइटिंग का। ये सबसे लास्ट चैप्टर भी होता है अध्यायों का, या हम कह सकते हैं डिसर्टेशन का, जिसमें कि जितने भी अध्याय लिखे गए हैं किसी भी शोधकर्ता के द्वारा उसका सार जो है वो नजर आना चाहिए उपसंहार में जो लिखित है शोधकर्ता के द्वारा। यहाँ पे सार का अर्थ है कि जो जानकारी किसी भी शोधकर्ता को अध्यायों में मिली है, प्रत्येक अध्याय के आधार पर जो जानकारी उपलब्ध हुई है उसके विषय में सुस्पष्ट तरीके से उपसंहार के अध्याय में वह लिखित होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे शोधकर्ता के द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो विश्लेषण है उनका या एनालिसिस वर्क जो सबसे आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कोई भी शोधकर्ता जब शोध करने निकलता है तो उसका कार्य यही होता है कि जो उसके पास में इकट्ठा जानकारी है उसका विश्लेषण करना और उसमें से कुछ नया ढूंढ के निकालना। तो यहाँ पे जो उपसंहार का अध्याय है या चैप्टर है उसमें शोधकर्ता का विश्लेषण जो क्षमता है वो दिखाई देना चाहिए, क्योंकि यही बताता है कि नया कार्य उनके द्वारा उस क्षेत्र में या उस विषय के चुनाव के साथ में किया गया है। निष्कर्षतः कि आपने क्या आपकी जानकारी किसी शोधकर्ता को मिली है उसके विषय में उपसंहार के अध्याय में लिखना होता है। निष्कर्ष का अर्थ है कि आपने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया। कोई भी शोधकर्ता
किस प्रकार से अपने कार्य को आगे बढ़ाया, डिजर्टेशन वर्क को लिखा, यदि डिजर्टेशन वर्क को लिखा है अच्छे से समझते हुए और खुद से वो डिजर्टेशन वर्क को अच्छे से विश्लेषणात्मक तरीके से लिखा हो, तो कौन सा कंक्लूजन ड्रॉ किया जाए उनके डिजर्टेशन से, ये जानकारी उपसंहार के अध्याय में होना चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि आपने एक नया शोधकर्ता ने जो है कुछ ढूंढ के निकाला है उस विषय के बारे में जिस पे डिजर्टेशन वर्क या शोध कार्य किया गया है, तो यहाँ पे ये सुझाव भी दिया जा सकता है शोधकर्ता के द्वारा कि आगे आने वाले समय में इस क्षेत्र में और कौन कौन से काम किए जाना चाहिए या कौन कौन सा और कार्य इससे संबंधित किया जा सकता है जो शोधकर्ता के शोध कार्य को आगे बढ़ाने वाला होगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें ध्यान रखना है उपसंहार के अध्याय के संबंध में वह यह है कि जो शोध कार्य किया गया है शोधकर्ता के द्वारा उसका महत्व क्या है। कहने का अर्थ यहाँ पे है कि शोधकर्ता ने जो कार्य किया है अपना डिजर्टेशन राइटिंग के थ्रू या जो शोध कार्य शोधकर्ता ने किया है उसका महत्व क्या है, यह बताना होगा यहाँ शोधकर्ता को उपसंहार के अध्याय में कि जो शोध कार्य किया गया है वह समाज के लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि जितने भी प्लानिंग किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा उसमें कहीं ना कहीं कोई भी योगदान इस डिजर्टेशन वर्क का होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यदि मेरा चुनाव जो है विषय का वह रहा है महिलाओं की स्थिति के संबंध में, तो यदि यह शोध कार्य सही प्रकार से किया गया है या डिजर्टेशन राइटिंग सही प्रकार से किया गया है तो आगे आने वाले समय में महिलाओं के क्षेत्र में या उनके एम्पावरमेंट के लिए किस प्रकार से कार्य किया जा सकता है यह डिजर्टेशन वर्क के थ्रू, इसको भी उपसंहार के अध्याय में शोधकर्ता को दर्शाना होता है। साथ ही साथ जो लास्ट वर्क होता है शोधकर्ता का जिसे लिखित होना चाहिए उपसंहार के अध्याय में वो यह है कि जिस शोध प्रविधि का चुनाव शोधकर्ता के द्वारा प्रारंभ में किया गया है जिसका उल्लेख उसने अपने भूमिका के चैप्टर में किया है वो कितना सही हुआ, जिस मेथोडोलॉजी का या शोध प्रविधि का उपयोग किया गया है शोधकर्ता के द्वारा वह कितना सही मिला, जो शोध कार्य किया गया हो उसमें मेथोडोलॉजी कितना उपयोगी साबित हुआ था। ऐसा तो नहीं है कि डिजर्टेशन वर्क करने के दौरान में जिस मेथोडोलॉजी या शोध प्रविधि का उपयोग किया गया हो या जिक्र किया गया हो या सोचा हो इसी शोध प्रविधि के अनुसार ही हम डिजर्टेशन राइटिंग या थीसिस राइटिंग करेंगे, परंतु बाद में आगे काम करने के दौरान में ये देखा गया हो कि जो शोध प्रविधि है उसमें भी बदलाव अगर आ गया हो। स्पेशली ऐसा केसेस तब होता है जब हाइपोथेसिस हम लोग सिनॉप्सिस राइटिंग के दौरान में अगर लेते हैं तो वो हाइपोथेसिस अगर हम प्रूव कर पा रहे हैं कि नहीं, जो मेरा रिसर्च क्वेश्चन है उसको हम प्रूव कर पा रहे हैं कि नहीं, उसका हल हम ढूंढ पाए हैं कि नहीं, ये सभी शोध प्रविधि के अंतर्गत ही आप उसको दर्शा सकते हैं या उसका हल भी आप वहीं से ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताना होगा कि डिजर्टेशन राइटिंग के दौरान जो शोध प्रविधि आपने अपनाया था उसी को आप पूरे डिजर्टेशन राइटिंग के दौरान अपना पाए हैं या नहीं, या उसमें कोई चेंजेस हुआ है कार्य के दौरान, इसका लिखित होना उपसंहार के अध्याय में बहुत ही आवश्यक हो जाता है। लास्टली जो वर्क होता है डिजर्टेशन वर्क लिखने का वह होता है ग्रंथ सूची का या बिब्लियोग्राफी जिसको हम कहते हैं। इसके अधीन प्राथमिक स्रोत आते हैं, द्वितीयक स्रोत आते हैं जो जर्नल्स हैं, समाचार पत्र पत्रिका जिनका उपयोग हमने डिजर्टेशन राइटिंग के समय में किया हो या थीसिस राइटिंग के समय में किया हो या उनको पढ़ा हो परंतु उसका उल्लेख हम अपने डिजर्टेशन राइटिंग में नहीं किए हैं, फिर भी इसको हम लोग इंक्लूड करते हैं ग्रंथ सूची में। वो इसलिए भी किया जाता है कि यदि आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या जिस विषय का चुनाव आपने डिजर्टेशन राइटिंग के लिए किया है आगे आने वाले समय में यदि इसी क्षेत्र में कार्य होगा तो ये ग्रंथ सूची जो है वो बहुत मददगार साबित होता है किसी भी रिसर्च स्कॉलर के लिए या इस एरिया में अगर यदि कोई कार्य हो रहा है उसके लिए। ग्रंथ सूची ये भी दर्शाता है कि आपने कितनी जो बुक्स हैं या जो सोर्सेज हैं उसको आपने पढ़ा है, जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया है। यहाँ ये जरूर हो सकता है कि आपने उसका डायरेक्ट जो है उल्लेख किसी भी अध्याय में नहीं किया हो परंतु आपने पढ़ा है और उसके विषय में आपको जानकारी है, इसका उल्लेख हम बिब्लियोग्राफी के अधीन करते हैं। तो यहाँ पे जो ये बिब्लियोग्राफी है ये एक सोर्सेज के आधार पे भी कहा जा सकता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है डिजर्टेशन राइटिंग के लिए। यहाँ पे ये जरूर निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि डिजर्टेशन राइटिंग जो है
वो आसान भी है परंतु मुश्किल भी नहीं है यदि आपको सही प्रकार से पता हो कि कैसे डिसर्टेशन राइटिंग की जानी चाहिए, कौन कौन से तथ्यों को आपको ध्यान में रखना है। यदि यह जानकारी किसी भी शोधकर्ता के पास में या स्टूडेंट के पास में होगा तो उन्हें डिसर्टेशन राइटिंग करने में कहीं भी परेशानी नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ कि मैंने ये चर्चा जो डिसर्टेशन राइटिंग के विषय में आप लोगों से की है आप लोगों को पसंद आया हो। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू।